तो बात करते हैं ईरान और अमेरिका की। इनके बीच जो युद्ध विराम हुआ था वो अब समझिए एक धागे से लटका हुआ है। आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर शांति की ये जो कोशिश थी ये खतरे में क्यों आ गई और इसके पीछे की असली वजह क्या है। अभी जो शांति दिख रही है ना, वो बस एक छलावा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। पर्दे के पीछे दोनों ही देश एक बार फिर से जंग की तैयारी में जुट गए हैं और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बयान सीधे एक सीनियर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल का है। इससे साफ पता चलता है कि ग्राउंड पर टेंशन किस लेवल पर है। मतलब ये जो सीज फायर है, इसकी बुनियाद कितनी खोखिल है, ये इस एक बयान से ही समझ आ जाता है। तो असल में हुआ ये है कि कागज पर तो सीज फायर है, लेकिन डिप्लोमेसी के लेवल पर इसे एक पक्की शांति में बदलने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। 21 अप्रैल को जो बातचीत होनी थी वो रद्द हो गई है और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देश वापस टकराव की राह पर चल पड़े हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ये देखने के लिए कि इस खतरनाक जंग की आखिर शुरुआत हुई कैसे थी। चलिए अब जरा इस पूरी कहानी को शुरू से देखते हैं। ये जो टाइमलाइन है, इससे हमें एक बिल्कुल साफ पिक्चर मिल जाएगी कि कैसे बस कुछ ही हफ्तों में हालात इतने बिगड़ गए। और ये सब कुछ ना बहुत ही तेजी से हुआ। देखिए, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए। ईरान ने जवाब देने में देर नहीं की। सिर्फ 2 दिन बाद 2 मार्च को उन्होंने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया। बस इस एक कदम ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और फिर जाकर कहीं 7 अप्रैल को एक टेम्पररी सीज फायर पर बात बनी। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। ये दुनिया के तेल के व्यापार की लाइफलाइन है। इसे बंद करने का ईरान का फैसला सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी पर एक चोट थी और इसी वजह से दुनिया भर की सरकारों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना कि वो आकर बातचीत करें। लेकिन देखिए, पैसों के नुकसान से कहीं ज्यादा इस जंग ने इंसानों की जिंदगियों को तबाह किया है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई में दिल दहला देने वाले हैं। ईरान के यूएन एम्बेसडर के मुताबिक इन हमलों में 1500 से ज्यादा आम लोग मारे गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो इस लड़ाई की भेंट चढ़ गईं। और एक और भयानक आंकड़ा ये है कि सिर्फ कुछ ही महीनों की लड़ाई में 32 लाख लोग बेघर हो गए। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। इस जंग की कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ी है। उसके 13 सैनिक मारे गए हैं। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी गहरी थी और इसका असर दोनों तरफ हुआ है। चलिए अब वापस आज के हालात पर आते हैं। इतनी तबाही के बाद भी ये शांति की बातचीत क्यों रुक गई? असल में इसके पीछे 2 बड़ी और उलझी हुई वजह हैं। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड, मतलब नौसैनिक नाकेबंदी। सीज फायर तो हो गया, लेकिन अमेरिका ने ईरान के सारे बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रखी है। इसकी वजह से ईरान का पूरा समुद्री व्यापार और उसकी इकोनॉमी लगभग थम सी गई है। और ये नाकेबंदी सिर्फ नाम की नहीं है। 13 अप्रैल से लेकर अब तक अमेरिकन नेवी 28 जहाजों को वापस लौटा चुकी है। और इसकी पहुंच कितनी दूर तक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि टिफनी नाम के एक तेल टैंकर को फारस की खाड़ी से हजारों मील दूर बे ऑफ बंगाल में रोका गया था। लेकिन शांति के रास्ते में सिर्फ बाहरी दबाव ही नहीं है, एक और बहुत बड़ी और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल वजह तेहरान के अंदर चल रही पावर स्ट्रगल है। तो तेहरान में इस वक्त सत्ता की 2 केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ है पार्लियामेंट की स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ, जो चाहते हैं कि बातचीत से, डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकले, और दूसरी तरफ है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर अहमद वहीदी। ये हार्डलाइनर हैं और अमेरिका पर इन्हें जरा भी भरोसा नहीं है और अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि सत्ता के गलियारों में वहीदी का ही दबदबा है। तो सवाल यह है कि इन कट्टरपंथियों ने पूरी की पूरी बातचीत को पटरी से उतारा कैसे। देखिए हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो ईरानी ऑफिशियल्स ने कहा ठीक है, हम 21 अप्रैल को बातचीत के लिए आएंगे। लेकिन फिर पर्दे के पीछे से हार्डलाइनर IRGC ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और इसका नतीजा क्या हुआ? ईरान ने ऐन मौके पर एक नई शर्त रख दी कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका पहले अपनी नाकेबंदी हटाएगा। अब ये एक ऐसी शर्त थी जिसे अमेरिका कभी नहीं मानता और बस बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है, आगे क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी को एक और मौका मिल पाएगा या फिर हम एक और खतरनाक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? जमीन पर जो हो रहा है वो वाकई चिंता की बात है। ईरान अपनी सेना को फिर से तैनात कर रहा है।
इजराइल खुलेआम कह रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है, और लेबनान में ईरान के करीबी हिजबुल्लाह ने तो इजराइल के साथ अपना सीज फायर तोड़ भी दिया है। ये सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक आने वाले तूफान की तरफ। तो ऐसे में जब हार्डलाइनर्स हावी हो रहे हैं, फौजें जंग के लिए तैयार खड़ी हैं और डिप्लोमेसी के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं, तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या शब्दों की ताकत अभी भी बंदूकों की आवाज पर भारी पड़ सकती है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।